कोलकाता रेप और हत्याकांड पर बड़ा पर्दाफाश। दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यह बात सुबह सुबह की है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह सोची समझी जानी मानी साजिश थी, या फिर पहले से बनाया गया प्लान था, प्लानिंग की गई थी, या फिर इसके पीछे किसी पैसे वाले आदमी का काम है, या फिर ममता दीदी की कोई चाल है? दोस्तों, वैसे जनता इसलिए कह रही है क्योंकि कोलकाता की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी के कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिन्हें जनता देख और सुनकर कयास लगा रही है। जैसा कि आप लोगों ने दीदी जी के कुछ बयानों को सुना होगा, जिसमें दीदी जी कह रही हैं कि असम, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश भी चलेगा। इसका सीधा सीधा मतलब यही हो सकता है कि ममता दीदी जी कुछ ऐसा करने जा रही हैं, ऐसा कर रही है कि लोगों की रूह कांप जाए। दोस्तों, इस केस में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बहुत पैसे वाले लोग शामिल हैं। पर कहा जाता है, एक वीडियो में भी कहा गया है कि संदीप ममता दीदी का कुछ करीबी था। लेकिन इससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर डॉक्टर लेडी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना, वीडियो को लाइक करना या ना करना, लेकिन जस्टिस फॉर डॉक्टर लेडी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। दोस्तों, कहानी को विस्तार से समझते हैं। साथियों, रात 2:45 तक डॉक्टर लेडी जीवित थी। पीड़िता ने कजिन को भेजा था मैसेज। एजेंसियां इस बात की भी जांच भी कर रही हैं कि क्या यह मैसेज खुद पीड़िता ने भेजा था या किसी और ने उनके फोन का इस्तेमाल किया था। हालांकि प्रारंभिक जांच में यह साफ हुआ है कि मैसेज उनके फोन से ही भेजा गया था। इस मामले में एजेंसियों द्वारा तकनीकी साक्ष्यों की गहनता से जांच की जा रही है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में बड़ी बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक 9 अगस्त की रात 2:45 तक पीड़िता डॉक्टर जीवित थी। इस बात की पुष्टि एजेंसियों के पास मौजूद तकनीकी साक्ष्य से हुई है। दरअसल उस रात पीड़िता की कजिन ने उन्हें एक मैसेज भेजा था, जिसका जवाब पीड़िता ने रात 2:45 के आसपास दिया था। तकनीकी साइयों के मुताबिक पीड़िता के मोबाइल फोन से उस समय एक मैसेज भेजा गया था जो उनके जीवित होने की ओर इशारा करता है। एजेंसियों ने इस मैसेज को महत्वपूर्ण सुराग के रूप में माना है, जो पीड़िता के अंतिम समय के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। इसके अलावा सूत्रों का कहना है कि एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या यह मैसेज खुद पीड़िता ने भेजा था या किसी और ने उनके फोन का इस्तेमाल किया था। हालांकि प्रारंभिक जांच में यह साफ हुआ है कि मैसेज उनके फोन से ही भेजा गया था। इस मामले में एजेंसियों द्वारा तकनीकी साक्ष्यों की गहनता से जांच की जा रही है, ताकि घटना की सही समय सीमा और परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। इस साक्ष्य के आधार पर एजेंसियां अब आगे की जांच में जुटी हुई हैं, जिसमें इस मैसेज के समय और उसके बाद की गतिविधियों का विश्लेषण किया जा रहा है। उधर 9 अगस्त की रात हुई दर्दनाक घटना के बाद संजय रॉय की गिरफ्तारी और उससे हुई पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। वारदात के बाद संजय रॉय ने जो किया, उसने पुलिस को कई सवालों में उलझा दिया है। पूछताछ के बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक वारदात के बाद संजय रॉय सीधे 4th बटालियन गया और वहां जाकर सो गया। 10 अगस्त की सुबह जब वह उठा तो उसने फिर से शराब पी और वापस सो गया। पुलिस को शक होने पर उन्होंने अस्पताल के सेमिनार हॉल के आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इन फुटेज में संजय रॉय की गतिविधियों के साथ साथ अन्य लोगों की भी पहचान की गई। कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे करीब 15 लोगों से पूछताछ की, जिसमें रात 3 बजे से 4 बजे के बीच अस्पताल में मौजूद लोग को खास तौर पर शामिल किया गया। 4 बजे के आसपास संजय रॉय की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती सौरभ के भाई को दिखाया गया। सौरभ के भाई ने संजय की पहचान की और इस पहचान के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया। सौरभ ने संजय को खाने पर बुलाया था, लेकिन रास्ते में ही सौरभ को उसके भाई ने कॉल किया और बताया कि संजय को पुलिस तलाश कर रही है। जब संजय सौरभ के पास पहुंचा तो उसने खाना तो नहीं खाया, लेकिन बताया कि आरजी कर्रर अस्पताल में एक कांड हो गया है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। संजय ने जवाब दिया, मैं देखता हूं, और फिर वापस 4th बटालियन पहुंचकर शराब पी और सो गया। कोलकाता पुलिस जब संजय रॉय को पकड़ने पहुंची तब वह शराब के नशे में धुत था। गिरफ्तारी के बाद संजय ने पुलिस को कहा, मुझे फांसी दे दो।
गिरफ्तारी के दूसरे दिन भी संजय के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखा। उसने पुलिस के सामने सारी बातें सामान्य तरीके से बताईं, जिसमें वारदात के बाद की उसकी हरकतें भी शामिल थीं। पुलिस ने यह भी जांच की कि उस रात संजय ऑपरेशन थिएटर ओटी क्यों तलाश रहा था। सूत्रों के अनुसार संभावना है कि संजय रॉय ने सेमिनार हॉल को ऑपरेशन थिएटर समझकर वहां प्रवेश किया हो। पुलिस ने संजय से पूछा कि उसने चेतला रेड लाइट इलाके में गलत काम क्यों नहीं किया, सिर्फ सौरभ ने ही क्यों किया। इसके जवाब में संजय ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं थे। हालांकि पुलिस संजय के इस बयान पर संदेह जता रही है और मान रही है कि उस रात संजय के दिमाग में पहले से ही किसी वारदात को अंजाम देने का विचार था। संजय रॉय की मेडिकल जांच में उसके हाथ और जांघ पर ताजा खरोंच के निशान मिले, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वारदात के दौरान उसने संघर्ष किया हो। पुलिस संजय के हर बयान और गतिविधि की गहराई से जांच कर रही है ताकि इस जघन्य अपराध की सच्चाई को उजागर किया जा सके। 9 अगस्त की सुबह 9:30 पर चेस्ट डिपार्टमेंट के पहले साल के पीजीटी डॉक्टर को एक बेशुद्ध और बिना कपड़े के बॉडी मिली। इसके बाद सुबह 10:01 पर ताला पुलिस स्टेशन में पहली जनरल डायरी GD 542 दर्ज की गई। दोपहर करीब 3:04 पर आरजी कर अस्पताल के MSVP मेडिकल सुपरिटेंडेंट कम वाइस प्रिंसिपल ने ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी OC को एक बंद लिफाफे में एक गोपनीय पत्र दिया। इसमें एक शव मिलने के बारे में FIR दर्ज करने के लिए कहा गया था। शाम तक कोलकाता पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से 40 चीजें जब्त कर लीं। इसके बाद रात 11:30 पर पीड़िता के माता पिता ने रेप और हत्या की धाराएं जोड़ते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई। न्यूज 18 ने जब कोलकाता पुलिस के अहम जांच दस्तावेज और नोट्स को खंगाला तो उस दिन यानी 9 अगस्त को जो हुआ उसकी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। दरअसल उस दिन आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर एक लेडी महिला डॉक्टर का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आई कि हत्या से पहले लेडी डॉक्टर का रेप किया गया था। कोलकाता पुलिस ने जो टाइमलाइन दर्ज की है उसके अनुसार नजदीकी ताला पुलिस स्टेशन के अधिकारी 2 खेप में घटनास्थल पर पहुंचे। पहली बार सुबह 10:01 और दूसरी बार सुबह 7:10:30। तुरंत ही घटनास्थल सीन ऑफ क्राइम को सील कर दिया गया और किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचाने के लिए उसे सुरक्षित कर लिया गया। न्यूज ने जब कोलकाता पुलिस के अहम जांच दस्तावेजों और नोट्स को खंगाला तो उस दिन यानी 9 अगस्त को जो हुआ उसकी चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। दरअसल उस दिन आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर एक लेडी महिला डॉक्टर का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आई कि हत्या से पहले लेडी डॉक्टर का रेप किया गया था। कोलकाता पुलिस ने जो टाइमलाइन दर्ज की है उसके अनुसार नजदीकी ताला पुलिस स्टेशन के अधिकारी 2 खेप में घटनास्थल पर पहुंचे। पहली बार सुबह 10:01 और दूसरी बार सुबह 10:30। तुरंत ही घटनास्थल सीन ऑफ क्राइम को सील कर दिया गया और किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचाने के लिए उसे सुरक्षित कर लिया गया। दोस्तों, सबसे पहले कौन पहुंचा? आरजी कर हॉस्पिटल एडिशनल कमिश्नर रैंक के एक अधिकारी और जॉइंट पुलिस कमिश्नर रैंक के कुछ अधिकारियों सहित कई सीनियर अधिकारी, जांच विभाग के अधिकारी और फॉरेंसिक टीम के साथ फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ, एक फोटोग्राफर और एक वीडियोग्राफर सुबह 11 से 11 बजे के बीच घटनास्थल पर यानी आरजी कर अस्पताल पहुंचे। मृतक लेडी डॉक्टर के परिवार को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने सुबह करीब 10:52 पर घटना की जानकारी दी और तुरंत अस्पताल पहुंचने को कहा। खुद पुलिस कमिश्नर दोपहर करीब 12:30 पर घटनास्थल पर पहुंचे। इन्वेस्टिगेशन नोट्स के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात आपातकालीन मेडिकल ऑफिसर EMO ने दोपहर 12:44 पर लेडी डॉक्टर को मृत्यु घोषित कर दिया। इसके तुरंत बाद स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL की टीम घटनास्थल की जांच के लिए पहुंची। प्रक्रियात्मक देरी और पीड़िता के परिवार के विरोध के बावजूद न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी। पीड़िता के परिवार ने वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत मजिस्ट्रेट जांच और पोस्टमार्टम की मांग की थी। दोपहर करीब 1 बजे
फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FLSM प्रशासन के मार्गदर्शन में परिवार के सदस्य सेमिनार रूम में पहुंचे। ईएमओ ने दोपहर 1:47 पर मेडिकल सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट तैयार किया और पीड़िता का शव पुलिस को सौंप दिया गया। मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट WB फॉर्म नंबर 5370 में मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने कहा कि सूचना मिलने पर वह घटनास्थल पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने एक महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में बेहोशी की हालत में पाया। उन्होंने उसकी पहचान की, महिला को मृत घोषित कर दिया गया। उन्होंने रिपोर्ट में नोट किया कि मृतक के शरीर पर कुछ चोटों के निशान मिले हैं, जिसमें गुप्तांगों पर भी चोटें शामिल हैं। इसलिए यूडी मामला US 194 BNSS 174 CRPC शुरू किया गया ताकि बिना किसी देरी के जांच और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जा सके। दोपहर करीब 3 बजे परिवार के सदस्यों और पीड़िता के सहयोगियों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और वीडियोग्राफ के तहत जांच और पोस्टमार्टम कराने की मौखिक मांग की। न्यायिक मजिस्ट्रेट की व्यवस्था के लिए एक अधिकारी को सियालदह कोर्ट भेजा गया। SEJM सियालदह को एक न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त करने और पोस्टमार्टम जांच के दौरान मौजूद रहने के लिए एक मांग पत्र दिया गया था। अस्पताल ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए ताला पुलिस स्टेशन को एक गोपनीय पत्र भेजा, जो कि एक विशेष शिकायत के बजाय एक सामान्य सूचना थी। शाम 6 से शाम 7:01 तक किए गए पोस्टमार्टम को पूरी तरह से डॉक्यूमेंट में दर्ज किया गया। इसके बाद डॉक्टरों के भारी विरोध और हंगामे के बीच शव को मुर्दा घर ले जाया गया और रात 11:45 पर परिवार की लिखित शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी ताला पुलिस स्टेशन केस नंबर 52B 2024 के तहत दर्ज की गई, जिसमें रेप और हत्या का आरोप लगाया गया। SDD की फॉरेंसिक टीम और स्टेट फॉरेंसिक लैब ने घटनास्थल की जांच की खोजी। कुत्तों के साथ एक डॉग स्क्वाड शाम करीब 8 बजे घटनास्थल पर पहुंचा। दस्तावेजों से पता चलता है कि जब जांच और पोस्टमार्टम चल रहा था, तब तक जांचकर्ताओं ने घटनास्थल सीन ऑफ क्राइम के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की जांच शुरू कर दी थी और CCTV फुटेज की समीक्षा कर रहे थे। केस डिटेल्स के लिए 11 लोगों से पूछताछ की गई, जिसमें पीड़िता के 4 डॉक्टर सहयोगी भी शामिल थे, जो उस रात ड्यूटी पर थे। रात 8:30 से 10:45 के बीच फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने वीडियोग्राफी के तहत क्राइम सीन से 40 चीजें जब्त की, जो स्थानीय लोगों ने देखी। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया, जिन्होंने रात करीब 11:45 पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बलात्कार और हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई और दोषियों को जेल भेजा गया, जिसमें अब भी कुछ आरोपी संज्ञान में भी हो सकते हैं और कुछ अब भी पकड़े जाएंगे। इन सारी खबरों को हम आपको आपके इसी चैनल पर प्रसारित करेंगे। आगे की वीडियो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।